आज के दौर की पत्रकारिता के बारे में क्या टिप्पणी करेंगे? विनम्रता लायक माहौल आप छोड़ती नहीं है। 38 मिनट की डिबेट में 19 मिनट गुरु प्रकाश पासवान बोले हैं। हम इनके प्रवचन सुनने के लिए आए हैं क्या? पत्रकार अच्छा बुरा नहीं होता, या तो होता है या तो नहीं होता है। आप एंकर है और आपके हाथ में माइक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप विपक्ष के प्रवक्ताओं को अपमानित करेंगे और आप अपनी धौंस जमाएंगे और अपनी तानाशाही चलाएंगे। मैंने तो बड़े चैनल में बड़े एंकर से ये सवाल चलते शो में पूछा था। मैंने कहा मुझे एक बात बता दो, मोदी जी में 100 अच्छाइयां हैं, एक तो बुराई होगी। आपने कभी बोला हो अपने शो में कि उन्होंने ये गलती की है, मोदी की ये गलती है, या मोदी से कोई सवाल किया, मुझे वो रिकॉर्डिंग दिखा दो। पुलवामा, पहलगाम, पठानकोट ना हो आगे कोई, बैंक घोटाले करके देश से न भागे कोई, फ्री राशन में जो मिले वो आटा दाल अच्छा हो, हाँ। यही दुआ है कि देश के लिए ये साल अच्छा हो। कोई एंकर पसंद आया आपको कि हाँ इसमें बात है? जब जब रायशुमारी करनी पड़ती है, क्या क्या कारगुजारी करनी पड़ती है, खादी से समझौता करना पड़ता है, गांधी से मक्कारी करनी पड़ती है। ऐसे लोगों को कूड़े की तरह उठा के डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। वो एंकरिंग लायक है ही नहीं। एक इंटरव्यू में आपका सुन रहा था, उसमें आपने बोला कि हम तो 5-5 लोगों से लड़ते हैं, उसमें एक एंकर भी। हाँ। आप एंकर है और आपके हाथ में माइक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप विपक्ष के प्रवक्ताओं को अपमानित करेंगे और आप अपनी धौंस जमाएंगे और अपनी तानाशाही चलाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी और आपकी जुगलबंदी बहुत चलती है। लोग कहते हैं दोनों तरफ से ज्ञान बरस रहा है। जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो पूरे देश को नीलाम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। कभी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात होती है? सुधांशु जी, आपको ज्ञान बहुत है, आपने अध्ययन बहुत किया है, लेकिन मैंने कहा आप झूठ भी बहुत बोलते हो। आपने बोल दिया ऐसा उनसे? नहीं, वो बोलते भी हैं। वो ऐसे ही कहीं से उठा लेंगे कि कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल में पेज नंबर 471 पे ये लिखा है फला सेंटेंस में। वो सब फर्जी होता है। मैंने कहा जिस पिस्टल से मर्डर हुआ वो चेकोस्लोवाकिया से आई थी। चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बताओ, चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बताओ। सामने हल्का प्रवक्ता हो दूसरी पार्टी का तो खा जाएंगे। ओपी राजभर, संजय निषाद, जयंत चौधरी, इन लोगों से कुछ सीखने को मिला कि नहीं? मैंने तो उन्हें याद दिलाया, मैंने कहा भैया आपके नेता हमारे विधायकों की वोट से राज्यसभा में है। योगी आदित्यनाथ से आपको दिक्कत क्या है या फिर आपत्ति क्या है? उनके विजन को लेकर है, कार्य प्रणाली को लेकर है? फिर उनके बयान जिस तरह के भड़काऊ होते हैं, बेसिर पैर के होते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, घर में निकाल दूंगा, पेंटिंग कर दूंगा। जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। मई जून के महीने में शिमला बना देता हूँ। ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। आपका एक बयान भी आया था कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर जो है जाति और धर्म को देखकर हो रहा है। बिल्कुल हुए। नलगढ़ गाँव है, उसमें एक फार्म हाउस में इन्होंने टॉर्चर रूम बना रखा है। पुलिस का निशाना इतना सटीक है कि या तो वो पैर में गोली मार रहे हैं या सीधे माथे में मार रहे हैं। इस सरकार में तो ये हो रहा है कि ठेली लगाने वाला भी पैसा देता है और उसे वसूलने वाले हर थाने में ठेकेदार हैं। आप किसी थाने में जाके पता करेंगे तो वहीं पता लग जाएगा। तरीका मैं बता देता हूँ, आप ना कर पाए तो। बंगाल में बड़ी हलचल चल रही है, चुनाव है और छापे पे छापे पड़ रहे हैं। पैटर्न है ये। आप जिस स्टेट में चुनाव होते हैं वहीं ईडी के छापे पड़ते हैं और विपक्ष के नेताओं पर ही पड़ते हैं। संभल के रहिएगा, 27 में चुनाव है। नहीं, हमें तो संभलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जैसे फक्कड़ आदमी को ईडी क्या बिगाड़ेगी। क्या दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई अखिलेश जी बड़ा जिक्र करते हैं? वो तो सड़कों पे है, वो तो जो इनका जो नहीं रायता बिखरा पड़ा है। खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। केशव जी ने भी बड़ा बयान दिया कि समाजवादी पार्टी के काफी लोग हमारे संपर्क में हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया कि बीजेपी भी आपके संपर्क में है। नहीं, बीजेपी से संपर्क बनाए रखो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरुण श्रीवास्तव। आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने जा रहा है। आज हमारे साथ बहुत खास शख्सियत मौजूद हैं जिनसे हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करेंगे। बहुत ज्ञान है इनके पास और जहां तक मेरी जानकारी है, आपने भी अपना करियर जो है वो पत्रकारिता से शुरू किया था और आजकल बड़े बड़े एंकर्स से जो है आप देखते होंगे किस तरह से बहस होती है। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी से। राजकुमार भाटी जी, बहुत स्वागत है आपका। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला जी। भाटी साहब, सबसे पहले चूंकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। किसी पार्टी का प्रवक्ता होना कितनी बड़ी चुनौती है आज की डेट में? आप पार्टी लाइन की इर्द गिर्द रहना रहता है या फिर आज़ादी है कि आप अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं? नहीं, असल में पार्टी
ज्वाइन करते समय ही व्यक्ति ये तय कर लेता है कि मेरे विचार किस पार्टी से मिल रहे हैं। यद्यपि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी कोई विचारधारा ही नहीं है, जो समय समय पर पार्टी बदलते रहते हैं, वो एकदम विपरीत ध्रुव की पार्टियों में आते जाते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि वो कैसे कर पाते हैं, कैसे अपने दिल को समझाते होंगे और कैसे इतना बड़ा परिवर्तन कर लेते हैं कि सरेआम जिस पार्टी के नेता को गद्दार बताते थे, गाली देते थे, चरित्रहीन बताते थे, आज उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। मैं मानता हूँ, मैं कई बार ये डिबेट्स में और पॉडकास्ट में बोल भी चुका हूँ जी। कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई धर्म, कोई जाति, कोई पुस्तक पूरी तरह खराब नहीं होते। अच्छा। और पूरी तरह अच्छे नहीं होते। हाँ। अच्छे से अच्छे आदमी में कुछ कमी हो सकती है और बुरे से बुरे आदमी में कुछ अच्छाइयाँ हो सकती हैं। हाँ, ठीक बात है। लेकिन हमें ये तय करना चाहिए कि भाई किसकी विचारधारा क्या है और हमें किसके साथ जाना है। तो मैं मूलतः समाजवादी हूँ। मैं समाजवादी पार्टी तो मैंने 2009 में ज्वाइन की। जी जी। जैसा कि आपने शुरू में बताया, मैंने 1987 में मैं अखबार में नौकरी करने लगा था। मैंने अच्छा। पत्रकारिता की और उस समय मैं कॉलम भी लिखता था और कुछ फ्रीलांसिंग भी की, दूसरे अखबारों में भी कॉलम लिखे और उनके मेरे 2 संग्रह छपे हैं। अच्छा। जिनमें 1988 तक के लेख हैं। तो वो इस बात का प्रमाण है कि मेरी विचारधारा उस समय भी वही थी जो आज है। हाँ, और आगे भी रहेगी। और आगे भी वही रहेगी, बदलने का तो सवाल ही नहीं है। और जैसे कहते हैं भाई अवसर के लिए या कुछ पाने के लिए, तो पाना होता तो अब जब हमने पार्टी ज्वाइन की थी, समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में नहीं थी और उस समय तो बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी उत्तर प्रदेश में और बहन जी हमारे बिल्कुल पड़ोसी गांव की हैं और उनसे मिलना कोई हमारे लिए बहुत मुश्किल काम नहीं था। 10 संबंध निकल आते हैं, किसी को भी लेकर मैं जाता तो आराम से मिलवा देते। लेकिन हाँ, हमारे जैसे लोग ये तय करके नहीं करते हैं, कभी भी कोई निर्णय नहीं लेते हैं कि किस में लाभ किस में हानि। देखते हम ये हैं कि सही रास्ता कौन सा है, सही रास्ता और देश को और समाज को किस में लाभ है। तो मैंने सोच समझ के समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। तो इसलिए चाहे उसे स्वतंत्र विचार कह लें या पार्टी के विचार कह लें, वो दोनों एक ही हैं। सही लाइन किस तरफ है भाटी साहब? लेकिन क्या लोकसभा चुनाव को अगर हम छोड़ दें 24 के, तो क्या विपक्ष समझा पा रहा है ये बात जनता को? नहीं, देखिए राजनीति में, लोकतंत्र में उतार चढ़ाव के दौर आते रहते हैं। 2012 का जब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी को मात्र 15% वोट मिला था। जी। समाजवादी पार्टी तो बुरे से बुरे दिनों में भी 21% से नीचे नहीं गई। जी। बीजेपी को 15% वोट 2012 के चुनाव में मिला था। हाँ। 47 केवल उनकी सीट आई थी, 47 विधायक जीते। बिल्कुल। 47 और 229 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। जी, वो भी एक दौर था। तो ये तो लोगों के सोच में, परिवर्तन में और माहौल बदलता रहता माहौल में। अब देखिए 2007 में बहुजन समाज पार्टी की क्या शानदार बहुमत से सरकार आई थी और फिर हालत ये होगी कि आज उनका एक भी सांसद नहीं है और कहने को एक विधायक है बस मात्र। तो ये बदलता रहता है। कांग्रेस जिसने 60 वर्ष तक एक छत्र राज किया, आज किस स्थिति में? बिल्कुल बिल्कुल। अभी पीछे चुनाव हुए, इसी सीट पे यहाँ विधानसभा में चुनाव लड़ा था, मुझे 80,000 वोट मिले थे, कांग्रेस के प्रत्याशी को मात्र 3,500 वोट मिले। तो जो पार्टी इतनी बड़ी पार्टी थी, उस पार्टी की ये स्थिति हो गई। तो लेकिन समाजवादी पार्टी की जड़ें बहुत गहरी हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास एक मिशन है, एक विचारधारा है, एक विजन है और समाजवादी पार्टी के पास समर्पित कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज है। जी। वो किसी भी बुरी से बुरी स्थिति में भी पार्टी से दूर नहीं जाते हैं, पार्टी को छोड़ते नहीं हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी गिर गिर के बार बार उठती है। हम 17 हारे, 22 हारे और 14 हारे, 19 हारे। बिल्कुल। लेकिन 24 से हमारी जीत की शुरुआत हो गई है। हम 24 जीते हैं और अब हम 27 भी जीतेंगे। तो ये जी। भाटी साहब, आपने पत्रकारिता से शुरुआत की है, आज के दौर की पत्रकारिता के बारे में क्या टिप्पणी करेंगे? पत्रकारिता के बारे में मैं कई पत्रकारों के कार्यक्रमों में गया हूँ। जी। हमारे यहाँ नोएडा प्रेस क्लब और ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब की अलग अलग मीटिंग हुई, बहुत बड़ी अच्छी उन्होंने मीटिंग की। बाहर से भी लोग बुलाए, उनमें भी मैंने ये बात बोली और दिल्ली में भी मैं 1-2 कार्यक्रम में गया।
मैं एक बात मानता हूँ कि पत्रकारिता, राजनीति दोनों लगभग एक ही उद्देश्य है दोनों का। जी। कमज़ोरों की आवाज़ उठाना, जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए पक्ष में आवाज़ उठाना, अन्याय के विरोध में बोलना। पत्रकार खाली कलम से या माइक से आवाज़ उठाता है, राजनीतिक कार्यकर्ता आंदोलन भी करता है। बिल्कुल। तो जो सच्चा पत्रकार होगा और सच्चा नेता होगा वो तो कभी विचलित नहीं होता। तो सच्चे पत्रकार आज भी बहुत हैं, पत्रकारिता आज भी हो रही है, ऐसा नहीं है। और मेरे एक मित्र हैं दीक्षित दनकौरी, उन्होंने एक शेर लिखा है कि शेर अच्छा बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। तो इस समय पत्रकारों के ऊपर लागू करके बोल के आया हूँ उन सेमिनार में कि पत्रकार अच्छा बुरा नहीं होता, या तो होता है या तो नहीं होता है। जो पत्रकार है उसे तो ना कोई खरीद सकता है, ना डरा सकता है, न डिगा सकता है। ऐसे तो बहुत लोगों की छटनी हो जाएगी। हाँ, अगर ये लाइन आपने नहीं है, देखे वो अपने वो पथभ्रष्ट नहीं हुए, उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। आज यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, बड़े बड़े चैनल छोड़ दिए, जिनके करोड़ों करोड़ों के पैकेज थे, वो सड़क पे आ गए, लेकिन अपने विचार नहीं बदले, अपना चरित्र नहीं बेचा, अपना ईमान नहीं बेचा। एक तबका है भाटी साहब, पत्रकारिता के नाम पे, इसमें भी मैंने एक शब्द प्रयोग किया था गाजियाबाद में सन 90 के आसपास, वो बहुत प्रचलित हुआ जी, कि कुछ जर्नलिस्ट हैं, कुछ जुगाड़िस्ट हैं। तो जो जर्नलिस्ट के नाम पर जुगाड़िस्ट आ गए हैं, उनकी तो कुछ कह नहीं सकते। मेन स्ट्रीम मीडिया में ज़्यादातर पत्रकारिता के हिस्से की स्थिति आज बहुत ख़राब है। लेकिन मैं आशान्वित हूँ कि जो छोटे छोटे पोर्टल चला रहे हैं, जो यूट्यूब चला रहे हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं जी, उनमें बहुत लोग सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। मैं इसलिए आपकी बात को आगे बढ़ा रहा था कि एक तबका ये भी है, वो कहता है कि भाई विपक्ष की को जितना सूट कर रहा है जो यूट्यूबर या फिर यूट्यूब पे पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उनके लिए वो अच्छा है। बाकी लोग, अब आप तो रोज़ी टीवी डिबेट में बैठते हैं, रोज़ी झगड़ा हम लोग देखते हैं ऑन एयर, कभी एंकर के साथ होता है तो कभी गेस्ट के साथ होता है। तो नहीं, इसमें तो देखिए कोई संदेह नहीं कि कोई व्यक्ति धरती पे ऐसा नहीं है जो पूरी तरह निष्पक्ष हो। जी, हर किसी की कुछ ना कुछ पक्षधरता होती है। जी, हर किसी की विचारधारा होती है, और थोड़ा बहुत 19-20 करता है, जो कोई जिसे निष्पक्ष पत्रकार कहते हैं वो भी करते हैं। जी, अब एक पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, दूसरी पार्टी उसका विरोध कर रही है, वो कह रही है हमें सेकुलर होना चाहिए, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगने चाहिए। तो दोनों में से एक बात तो चुननी पड़ेगी पत्रकार को भी, कौन सही कह रहा कौन गलत कह रहा। तो वो थोड़ा 19-20 चल जाता है विचारधारा का। देखिए, पहली बात तो न्यूज में निष्पक्षता होनी चाहिए, व्यूज में आप पक्ष ले सकते हैं। दूसरी बात ये, जो अभी आपने डायलॉग बोला, ये डायलॉग वही बोलते हैं जिन्हें गोदी मीडिया कहते हैं या गोदी एंकर कहते हैं। जी, हमसे भी कहते हैं कई बार वो। मैं उनसे पूछता हूँ, यार तुम अपना 1 साल के अपने रिकॉर्डिंग उठा के देख लो, तुमने सरकार से एक भी सवाल पूछा हो? मैंने तो बड़े चैनल में बड़े एंकर से ये सवाल चलते शो में पूछा था। मैंने कहा मुझे एक बात बता दो, मोदी जी में 100 अच्छाइयाँ हैं, ठीक है, एक तो बुराई होगी, कभी एक तो गलती की होगी 11 साल में। आपने कभी बोला हो अपने शो में कि उन्होंने ये गलती की है, मोदी की ये गलती है, या मोदी से कोई सवाल किया, मुझे वो रिकॉर्डिंग दिखा दो। और राहुल गांधी में, अखिलेश यादव में 100 बुराई हैं, एक तो कोई अच्छा काम किया होगा, आपने कभी उनकी प्रशंसा करी हो? जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे उत्तर प्रदेश में, तो सारे चैनल, हमें एक भी चैनल ऐसा नहीं था जो 5 से ज़्यादा सीट दे रहा हो। हाँ, ये बात तो सही है। हमें कोई 4 दे रहा था, कोई 3 दे रहा था, कोई 5 दे रहा था। और बीजेपी को 75 सीट दे रहे थे। हुआ क्या, हमारी 37 आई, तो काहे की पत्रकारिता आई? मोदी जी के मुंह से गलती से निकल गया एक दिन कि अब की बार 400 पार, तो सारे चैनल पूरे चुनाव यही चिल्लाते रहे कि अब की बार 400 पार, और तोड़ मोड़ के सर्वेक्षण को वहीं लाते रहे। हाँ, सारे सर्वे दिखाते रहे कि 400 आ रही हैं, और आई कितनी 240। तो ये काहे की पत्रकारिता है? नायडू साहब और नीतीश कुमार अगर आ जाते आप लोगों की तरफ इंडिया गठबंधन में, तो अखिलेश जी प्रधानमंत्री बन सकते थे, चांस था। नहीं, वो हमारी गलती नहीं। अखिलेश जी तो प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं थे, उन्होंने खुद कह दिया था कि मैं प्रधानमंत्री की दौड़। अखिलेश जी बहुत शालीन नेता हैं, बहुत गंभीर नेता हैं, और वो आलतू फालतू की बात कभी करते नहीं। मैं
हो सकता है मैं अपने प्रेमवश कह रहा हूँ क्योंकि मैं पार्टी में हूँ, लेकिन मुझे अखिलेश यादव से शानदार नेता देश में दिखाई नहीं देता। अच्छा। पहली बात तो मैं आपको 2-3 चीज़, चलो ये तो मैं बाद में बताऊँगा, पहले उस बात का जवाब दे दूँ आपको। ये हमारी गलती रही कि हमने नीतीश को उधर जाने दिया। हाँ हमारी मतलब इंडिया गठबंधन की। हाँ हाँ। उन्हें तुरंत संयोजक बना देना चाहिए था। संयोजक बनाने से उन्हें क्या नुकसान और किसी का हो रहा था? नीतीश कुमार संयोजक रहते, नीतीश कुमार उधर नहीं जाते तो निश्चित तौर पर सरकार इंडिया गठबंधन की बनती और चंद्रबाबू नायडू भी फिर इधर ही रहते। तो ये गलती थी, उस गलती को भुगत रहे हैं। ठीक है नहीं, ईमानदारी से आपने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं बिल्कुल, ये तो मैं देखें, एक तो कभी समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जाएं लखनऊ तो आप देखें कि अखिलेश यादव रोजाना कितने लोगों से मिलते हैं। हाँ। और किस सम्मान के साथ मिलते हैं। तो इसमें शायद कोई दूसरा नेता हो जो इतने लोगों से मिलता हो। सबसे ज़्यादा वो जिलों के दौरे करते हैं। जी। अखिलेश यादव जी से आप किसी ज़िले के बारे में चर्चा कर लीजिए, किसी भी ज़िले का नाम ले दीजिए, 10 काम सरकार के बता देंगे जब सरकार थी तब हमने उस जिले में ये काम किए, और 10 समस्याएं और बता देंगे कि अब की बार सरकार आएगी तो ये काम और करेंगे। और उस जिले के 25 नेताओं के नाम बता देंगे कि हमारी पार्टी के ये नेता। वो बिना मतलब उस चेहरे से पहचानते हैं, नाम से पहचानते हैं लोगों को, उनके बारे में उन्हें ये भी पता कि किसने कब क्या बदमाशी की थी और किसने कब क्या अच्छा काम किया था। तो बड़ी बात है इतना याद रखना। हालांकि नेताजी भी बड़ा तो एक तो ये उनकी विशेषता है। दूसरी ये विशेषता है उनमें अध्ययन की बहुत प्रवृत्ति है और सीखने की बहुत प्रवृत्ति है। अच्छा। जो उन्हें नई बात पता लगती है तो वो तुरंत उसे याद करते हैं और फिर रुचि लेकर पूछते भी हैं, पूछने में कभी वो नहीं करते कि भाई सब किताबें पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। अच्छा। हाँ। और अब इन दोनों जाके अब तक उनकी विचारधारा के प्रति भी वो बहुत मैच्योर हुए हैं। शुरू में जैसा सभी होते हैं, हम भी थे, आप भी थे। हाँ। सब शुरू में अलग स्थिति होती है, लेकिन अब वो बहुत मैच्योर हो चुके हैं। अच्छा। वो अड़ ही गए अपनी विचारधारा। और एक लास्ट जो सबसे बड़ी विशेषता उनकी है, कभी किसी के प्रति अपशब्द नहीं बोलते, कभी किसी का अपमान नहीं करते, विरोधी का नहीं। ये बात देखा मैंने काफ़ी रैलियां समाजवादी पार्टी की कवर की, अखिलेश यादव जी की कवर की है, और जब भी उनके सामने हम लोग माइक लगाते हैं या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हैं तो बहुत शालीनता से अपनी बात रखते हैं। ये इत्तेफाक है कि जब विधायकी वो लड़ रहे थे तो नामांकन भर रहे थे तो मैं वहीं पर था, करहल में था, और जब वो सांसदी लड़ने जा रहे थे तब भी मैं वहीं था। तो भट्टी साहब, मेरा ये कहना है कि आप कह रहे हैं सीखते हैं, मैच्योरिटी आ गई है। ओपी राजभर, संजय निषाद, जयंत चौधरी, इन लोगों से कुछ सीखने को मिला कि नहीं? देखिए, इन बातों को, जो ये चीज़ें जो आप जिक्र कर रहे हैं, इनको लेकर ज़्यादा विचलित कभी नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये जीवन की स्वाभाविक घटनाएं हैं जो होती हैं। जो निंदनीय धोखा करने वाला होता है, धोखा खाने वाला कभी निंदनीय नहीं होता। धोखा खाने वाला हमेशा सहानुभूति का पात्र होता है। हाँ। कि भाई उसने बेचारे ने इतना अच्छा किया, उन्होंने धोखा दिया। तो अखिलेश यादव जी ने जयंत के साथ, ओम प्रकाश राजभर के साथ एहसान किया, वो धोखा दे के चले गए। तो ये उनका चरित्र उनके साथ, हमारे नेता का चरित्र उनके साथ। आप लोग कुछ भी टिप्पणी करने से बचते हैं या फिर नहीं बोलते हैं, लेकिन उधर से बड़े वार किए जाते हैं, सीधे डायरेक्ट अखिलेश जी को टारगेट किया जाता है। ये राजभर जी और इनकी जयंत तो कभी नहीं बोलते व्यक्तिगत खुद तो हाँ, लेकिन उनके प्रवक्ता बोलते रहते हैं। हाँ। तो मैंने तो अभी एक दिन डिबेट में उनके प्रवक्ता बहुत बढ़ चढ़ के बोलने लगे कि समाजवादी पार्टी क्या है, ये है। तो मैंने तो उन्हें याद दिलाया, मैंने कहा भैया, आपके नेता हमारे विधायकों की वोट से राज्यसभा में है। जी जी जी। अगर समाजवादी पार्टी इतनी खराब पार्टी तो पहले उनसे रिजाइन कराओ। और 22 में आप हमारे साथ मिलकर लड़े थे, जो 9 विधायक हैं हमारी वजह से हैं। हाँ। तो सोच समझ के बोलो। बात तो सही है, बात तो सही है। लेकिन आपको लगता है पश्चिम में हम लोग बैठे हुए हैं और जयंत चौधरी अगर पश्चिम में साथ नहीं है तो कुछ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा या फिर ठीक है चले गए हैं? इस बार हमने एक नया काम किया है। कल ही हमारी मीटिंग थी यहाँ गेट नोएडा में, अगर आपको जानकारी मिली हो। मैंने खुद ये अभियान शुरू किया था अगस्त महीने में। जी। उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज काफ़ी संख्या में है। जी। लेकिन गुर्जर समाज में राजनीतिक जागरूकता की कमी रही है। जी। तो मैंने गुर्जर समाज का पहले तो एक सर्वे कराया। तो 30 जिलों की 142 विधानसभा सीटों में गुर्जर समाज के वोट 1000 से लेकर और 2 लाख तक। ठीक है।
ठीक है नहीं, कम से कम 60 सीट तो ऐसी हैं जिनमें निर्णय कर सकते हैं ठीक है। अगर एकजुट वोट पड़ जाए। तो हमने इस बार गुर्जर समाज में बहुत पहले गुर्जर चौपाल के नाम से कार्यक्रम किए, फिर योगी जी इतने डर गए कि उन्होंने अध्यादेश जारी कर दिया कि वो शासनादेश जारी कर दिया जाति के नाम पे कार्य। तो हमने उसका नाम बदल के पीडीए चौपाल कर दिया। हाँ। और अभी हमारी मार्च में उस अभियान के तहत ही एक बड़ी रैली होनी है दादरी में जी, पीडीए भाईचारा रैली, जिसे अखिलेश यादव जी संबोधित करेंगे। अच्छा। तो एक तो इस बार गुर्जर समाज बहुत मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है। अच्छा। वो समाजवादी पार्टी की काफ़ी भरपाई करेगा। जी जी, ये आप परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। और आप अगर कहीं भी जाके गुर्जर समाज में बात करें तो आपको ये आभास भी हो जाएगा। अच्छा। दूसरे जैसे उसके जाने से, जयंत जी के जाने से जो आप नुकसान कह रहे हो, वो तब भी तो वो जो लड़े थे साथ में, तो जहां उनके प्रत्याशी थे उन्हें ही उनके समाज का लाभ मिला। हमारे जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे उन्हें कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिला। तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान तो उनके जाने से है नहीं। और उस नुकसान के बदले में हम ज़्यादा प्लस कर लेंगे और पहले से बहुत अच्छी सीटें हमारी आएंगी और इस बार रिजल्ट बहुत बढ़िया शानदार आएगा। एक भाटी साहब, उत्तर प्रदेश में एक और बात होती है मायावती जी को लेकर कि अगर वो इंडिया गठबंधन में शामिल होती तो बड़ा तस्वीर शायद कुछ और हो सकती थी या हो जाए आगे अगर वो आ जाएं। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अंदर से जो खबरें आती हैं कि भाई बहुत कोशिश की गई मायावती के साथ गठबंधन करने की, और एक पत्रकार तो हैं उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर मायावती के साथ गठबंधन हो जाता कांग्रेस का तो वो किसी को भी छोड़ सकते थे, इवन समाजवादी पार्टी के साथ भी नहीं जाते। नहीं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि बहन जी एक शानदार नेता हैं और मान्यवर काशीराम का मिशन एक बहुत शानदार मिशन रहा। उन्होंने समाज को जोड़ा और आज भी बहन जी के अनुयायी हैं काफ़ी संख्या में, यद्यपि उनका राजनीतिक कद बहुत कम हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में अब वो बिल्कुल हाशिए पे भी क्या, हाशिए से भी बाहर हैं जी। और लेकिन उनकी राजनीतिक हैसियत को नकारा नहीं जा सकता। अब इंडिया गठबंधन के साथ ना आने का या समाजवादी पार्टी के साथ ना आने का उनका अपना निर्णय। अब देखो आप पीछे वो बोलती हैं तो जब भी बोलती हैं वो बीजेपी की कभी आलोचना नहीं करती, समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की आलोचना करती हैं। बहुत बात इसका कारण आमतौर पर समझ में नहीं आता कि विपक्ष की पार्टी को, विपक्ष के नेता को सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए। सरकार के एक अभी तो पीछे तो तारीफ भी कर दी उन्होंने एक दिन योगी जी की और बीजेपी सरकार की। तो ये तो उनका अपना निर्णय है, वो किधर जाना चाहती हैं। लेकिन उनके साथ जो वोट बैंक था, खास तौर से दलित समाज का वोट जी, वो काफ़ी हद तक समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहा है, जो 24 में देखने को मिला। और अखिलेश यादव जी भी दलित समाज को इतना सम्मान और भागीदारी दे रहे हैं कि 24 में 2 जनरल सीटों पे भी दलित समाज के लोग लड़ाए। फैजाबाद में अवधेश प्रसाद लड़ाए और मेरठ में सुनीता वर्मा को लड़ाया। बिल्कुल। और सुनीता वर्मा भी मात्र 10-11 हज़ार वोट से प्रशासन ने हरा दी, वरना वो जीत गई थी और अवधेश जी भी जीत गए। तो दलित समाज को भागीदारी भी समाजवादी पार्टी दे रही है, सम्मान भी दे रही है। और बाबा साहब और मान्यवर काशीराम जी की तो जयंती और पुण्यतिथि समाजवादी पार्टी कार्यालयों पर मनाई जाती हैं और उनके विचारों को अपना रहे हैं। आप लोग बार बार ये कहते हैं कि प्रशासन ने हरवा दिया चुनाव, कैसे होता है ये खेल भाटी साहब, ज़रा समझाएंगे? ये ऐसा होता है कि जैसे 24 लोकसभा के बाद 10 सीटों पे उपचुनाव हुए, विधानसभा सीटें जो खाली बिल्कुल, तो रामपुर में भी विधानसभा सीट का उपचुनाव हुआ जी। रामपुर उन 10 के साथ नहीं हुआ था, रामपुर पहले हो गया था। तो उसमें आम चुनाव में जब 22 में वोट पड़े थे तब वहाँ 56% मतदान हुआ जी, और उपचुनाव में मात्र 31% मतदान हुआ। अच्छा, जबकि उपचुनाव में ज़्यादा होता है मतदान। हाँ। और क्यों कम हुआ कि जगह जगह पुलिस ने मुस्लिम मोहल्लों में पुलिस लगा दी और उन्हें मतदाताओं को घर से ही नहीं निकलने दिया और लाठियाँ भी बजाई गई, पिटाई भी की लेकिन मतदाताओं को बूथ तक नहीं पहुंचने दिए। तो ये धांधली होती है, प्रशासन ये धांधली करता है। और जब बाकी 9 सीटों पे हुए, एक साथ 9 सीटों पे बाद में हुए, तो हमारा प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी से मिला और लिखित में शिकायत की
कि पुलिस आईडी चेक करने के नाम पर मतदाताओं को वापस भगा देती है। तो उन्होंने पत्र लिखे 9 की 9 विधानसभा सीटों पर जिलाधिकारियों को पत्र लिखे कि पुलिस को आईडी चेक करने का कोई अधिकार नहीं है और कहीं ये शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि पुलिस आईडी चेक कर रही थी। इसके बावजूद भी मतदान के दिन हजारों वीडियो हैं जगह जगह के, पुलिस आईडी चेक कर रही थी और पुलिस लाठी मार मार के मतदाताओं को भगा रही थी। और मीरापुर में तो महिलाओं के ऊपर पिस्टल तान रही थी एक दरोगा ने। उसका वीडियो आया था, वो कह रही थी हम वोट डालने जा रहे हैं, मैं आगे नहीं जाने दूंगा। तो ये खुली बदमाशियाँ होती हैं, इसलिए हम कहते हैं वोट चोरी और धांधली और बेईमानी। पहले तो वोटर लिस्ट में वोट काट दी जाती हैं जी, जाति और धर्म देख के जी। फिर मतदान के दिन वोट नहीं पड़ने दी जाती, फिर काउंटिंग में बेईमानी की जाती है। कई जगह तो हारे हुए प्रत्याशी को प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। तो ये तमाम तरह की बेईमानियाँ होती हैं। इतना आसान है ये सब करना भाटी साहब आज के ज़माने में? बीजेपी की सरकार में तो हो रही हैं और दिखाई दे रही हैं, सामने हैं बिल्कुल। लेकिन उसी उपचुनाव में एक सीट आप जीते थे, कानपुर की सीट, वो भी मुस्लिम बहुल इलाका था। हम जीतते 6 या 7 अगर निष्पक्ष चुनाव होते थे। इसके बावजूद भी हम एक जीत गए, तो इसके लिए हमारी पीठ थपथपाई है, हम पे उंगली मत उठाइए। ये उपलब्धि है आपकी। हाँ, इतनी धांधली के बाद भी हम एक जीत गए। हाँ। और अगर चुनाव निष्पक्ष, मैंने तो कहा था जो ये सीट थी, कौन सी थी, जो मुरादाबाद जिले की सीट है, विधानसभा सीट जो बीजेपी जीती जी, उस पर जश्न मना रहे थे। शो में बैठा था मैं, टीवी डिबेट में जी। तो उसने बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि वहाँ 54% मुस्लिम वोट है उस सीट पे और फिर भी हम जीते हैं। तो मैंने कहा अगर रुझान इतना ज़्यादा है आपकी तरफ मतदाता का और मुसलमान भी आपको वोट दे रहे हैं, तो आज ही ऐलान करिए कि अगले विधानसभा में योगी आदित्यनाथ इसी सीट से चुनाव लड़ाएंगे। क्योंकि आम चुनाव में केंद्रीय रक्षा बल आ जाते हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल आ जाते हैं, जी। तो वो इतनी बदमाशी नहीं हो पाती जो पुलिस कर देती है। वो करते भी नहीं, वो निष्पक्ष रहते हैं। मैंने तो जब से करियर स्टार्ट किया है पत्रकारिता का, तब से सुनता आ रहा हूँ कितने साल पहले से कि भाई उपचुनाव जो है वो सत्ता का चुनाव होता है। हाँ, होते हैं, कोई भी हो। वैसे आपकी भी सरकार में हुए हैं? नहीं, बिल्कुल। ईमानदारी की बात तो ये है कि किसी की भी सरकार हो, सरकार की तरफ झुकाव होता है और प्रशासन सरकार का पक्ष लेता ही लेता है जी। लेकिन ये थोड़ा बेशर्मी के साथ बेईमानी करते हैं। हमारी सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मतदाता को वोट नहीं डालने दिया गया हो। योगी आदित्यनाथ से आपको दिक्कत क्या है या फिर आपत्ति क्या है? उनके विजन को लेकर है, कार्यप्रणाली को लेकर है, प्रॉब्लम क्या है समाजवादी पार्टी को? दोनों चीज़ों को लेकर, विजन को लेकर भी और कार्यप्रणाली को भी लेकर। व्यक्तिगत हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो हर इंसान से प्रेम करते हैं। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वोट से बने, विधायक उन चुने। लेकिन उनके बयान जिस तरह के भड़काऊ होते हैं, बेसिर पैर के होते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। और वैसे तो किसी मुख्यमंत्री को भी ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन जिसने संत की वेशभूषा धारण कर रखी हो उसे तो कतई नहीं बोलनी चाहिए। वो जिस तरह की मतलब क्या कहूँ कि असभ्य भाषा बोलते हैं, जैसे कि घर में निकाल दूंगा, पेंटिंग कर दूंगा, मैं मई जून के महीने में शिमला बना देता हूँ। ये किसी अच्छे व्यक्ति की भाषा भी नहीं हो सकती। जो उसके ANI के उस रिपोर्टर से कहा था उन्होंने, कैमरामैन से, वो भाषा किसी सभ्य व्यक्ति की नहीं हो सकती। और संत की तो कतई नहीं होनी चाहिए। संत तो नहीं है वो, लेकिन संत की वेशभूषा तो पहनते हैं, तो वेशभूषा का सम्मान भी हमें करना चाहिए। देखिए, एक वर्ग चरित्र भी कोई चीज़ होती है। एक व्यक्ति अगर पुलिस की वर्दी पहने हुए वो 2-4 गाली दे दे तो आमतौर पर लोग बुरा नहीं मानते कि पुलिस वाले तो दे दे ही हैं। और वो व्यक्ति अगर टीचर है या पत्रकार है और वो फिर गाली दे, सबको बुरा लगेगा, यार टीचर होकर गाली दे रहा है। तो संत की वेशभूषा धारण करके आदमी ये भाषा बोल रहा है तो बुरा लगता है, उससे पूरे धर्म का अपमान होता है और पूरी संत बिरादरी का अपमान होता है। तो उनकी भाषा से उनके विचार जो हैं वो हमेशा जाति धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं। वो जो है, आपका एक बयान भी आया था कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर जो है जाति और धर्म को देखकर हो रहे हैं। बिल्कुल हुए। उत्तर प्रदेश में जो पहला एनकाउंटर हुआ, फर्जी एनकाउंटर, वो सुमित गुजर का हुआ। बागपत जिले से उसे पुलिस उठा के लाई और यहाँ नोएडा में उसकी पिटाई की रात को। हमें सारी पता है उसकी,
ये नलगढ़ गांव है, उसमें एक फार्म हाउस में इन्होंने टॉर्चर रूम बना रखा है। अच्छा। हाँ, उसमें पिटाई करते हैं, जिनकी पिटाई करनी होती है, जो 3rd डिग्री देनी होती है वहाँ देते हैं। तो उसकी पिटाई थोड़ी ज़्यादा होगी, उसकी मौत वहीं होगी, ठीक है नहीं, क्योंकि जिनका वो फार्म हाउस है वो भी हमारे परिचित हैं। अच्छा। उनके 1-2 कर्मचारी भी हमारे परिचित हैं। उन सब ने बताया कि उसकी मौत तो यहीं हो गई थी, ठीक है नहीं। फिर उसे रात को लेके आए यहाँ सेक्टर 37 है ग्रेटर नोएडा में, वहाँ लाके उसमें उसकी डेड बॉडी में गोली मारी। अच्छा। और ये कहा कि यहाँ इसने पुलिस पर गोली चलाई और ये मर गया। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज तक उसके परिजनों को नहीं मिली। अगर उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाती तो कई पुलिस वाले आज जेल में होते। तो तब से ये एनकाउंटर का सिलसिला शुरू हुआ। और ये जो अब एक दिन एक एक्स डीजीपी महोदय मेरे साथ डिबेट में कह रहे थे, वो क्या कह रहे थे, जो मौजूदा डीजीपी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उनसे तो मैंने फिर सवाल पूछा। उन्होंने उसे कोट किया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, तो उन्होंने बताया था 10,000 कुछ वो बताई मुठभेड़ हुई हैं, इतनी मुठभेड़ हुई हैं, ठीक है। इसमें 700 कुछ लोगों को गोली लगी है और 104 या इतने की मौत हुई है, 112 शायद कुछ। तो मेरे तुम्हारा तुरंत दिमाग में आई, मैंने फ़ोन निकाल के कैलकुलेटर यूज किया। मैंने कहा योगी आदित्यनाथ के शासन में जो टोटल मुठभेड़ बताई हैं डीजीपी महोदय ने, और जितने दिन हुए हैं मैंने गुणा भाग किया, 3 मुठभेड़ रोजाना का एवरेज आ रहा है। 3 मुठभेड़ रोजाना हुई। मुठभेड़ का मतलब होता है कि कोई पुलिस अपराधी को पकड़ने जाए और अपराधी उसके ऊपर गोली चलाए और बदले में पुलिस गोली चलाए, उसको लग जाए। ठीक बात है। ऐसा तो है नहीं सीधे पुलिस गोली चलाए नहीं। और अपराधी बहुत मजबूरी में पुलिस के ऊपर गोली चलाता है, बहुत शातिर अपराधी होगा वो चलाता है, हल्के मोटे की हिम्मत नहीं है पुलिस के ऊपर गोली चलाता है। ठीक बात है, ठीक है ना। तो जिस राज्य में, जिस प्रदेश में 3 गुंडे रोजाना पुलिस को गोली मार रहे हों, वो जंगल राज से और क्या जंगल राज होगा। ये 20 डिबेट में आपने बोला। हाँ, वो जवाब नहीं दे पाए। हाँ। उन्होंने कहा मैं सहमत हूँ भाटी जी की बात से। अच्छा। हाँ, ये हालत तो खराब है। 3 अपराधी, एक बदमाश हुआ बबलू श्रीवास्तव। हाँ। पता नहीं शायद अभी भी जेल में है, क्या हुआ। उसने एक नॉवेल लिखा था अधूरा ख्वाब, मैंने पढ़ा है वो। अच्छा। उसने उसमें अपहरण के, मर्डर के किस्से लिखे हैं। उसने वो अपहरण ही करता था दाऊद इब्राहिम गिरोह के लिए। बहुत रोचक है वो, बड़ा वो है। तो उसने उसमें सच्चे किस्से लिखे हैं, सच्चे, कि हमने फला आदमी को ऐसा उठाया था, ऐसा तरीके लिखे हैं। तो उसमें वो एक बात बार बार रिपीट करता है कि हम जो जिन्हें साथ लेके जाते थे सबको ये सख्त हिदायत होती थी, किसी भी परिस्थिति में पुलिस के ऊपर गोली मत चलाना। अच्छा। कह रहा ज़्यादातर तो हम खिलौना पिस्टल रखते थे केवल डराने के लिए, और अगर असली हथियार होता भी था तो ये हिदायत होती थी कि पुलिस के ऊपर गोली मत चला देना। एक पुलिस वाले को गोली लग जाए तो पूरे प्रदेश की पुलिस पीछे पड़ जाती है। हाँ। और उसे मार के छोड़ती है फिर। क्योंकि ये जो है आनंद नारायण मुल्ला हाई कोर्ट के जज थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जी। उन्होंने बहुत पहले ये लिख दिया था अपने जजमेंट में कि पुलिस संगठित अपराधियों का एक गिरोह है, पुलिस अपराधियों का एक संगठित गिरोह है। तो यानी कि विकास दुबे वाला हाल भी वही हुआ। तो हाँ, देखो विकास दुबे ने गोली चलाई, कई लोग मार दिए। तो जब अपराधी को ये पता है कि पुलिस पर गोली चलाना बहुत खतरनाक है, तब 3 अपराधी रोज पुलिस पर गोली चला रहे हैं, तो या तो आपके आंकड़े झूठे हैं या तो आप फर्जी मुठभेड़ कर रहे हो। फंसा लिया आपने। और एक सवाल और मैंने उनसे पूछा, ये भी मैंने कहा एक सवाल का जवाब मेरे और दे दो। जितने भी अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, या तो छाती में, सीने में गोली लगी है या माथे में लगी है, और जितने भी घायल हुए हैं सबके पैर में घुटने और टखने के बीच में गोली लगी है, सबके। वो तो ऑपरेशन लंगड़ा के नाम से नहीं, तो फिर ये पुलिस का निशाना इतना सटीक है कि या तो वो पैर में गोली मार रहे हैं या सीधे माथे में मार रहे हैं। और एक केस में तो मैंने केस डायरी पढ़ी, दरोगा ने लिखा है पुलिस की सारी केस डायरी सेम पैटर्न पे एक जैसी मिलेंगी। अच्छा। हाँ, सब इंस्पेक्टर फला जगह जो चेकिंग कर रहे थे, या मुखबिर से सूचना मिली थी कि फला अपराधी यहाँ से गुजरा है। एक इस नंबर की गाड़ी आती दिखाई दी, दरोगा जी ने हाथ दिया, रुकने का इशारा किया, उसने गोली चलाई, दरोगा जी ने आत्मरक्षा में गोली चलाई,
यही शब्द होते हैं। अपराधी ने गोली चलाई, दरोगा जी ने झुक के उससे बचाव किए, कान के पास से गोली निकल गई। उन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई, गोली उसके पैर में लगी, उसे तुरंत लेकर अस्पताल गए। या जो मरा भी है उसे भी कहते हैं तुरंत लेकर अस्पताल गए, अस्पताल जाते जाते उसकी मौत हो गई। तो उसमें दरोगा जी ने लिखा कि मैं वहाँ खड़ा था सड़क पे, मैंने कार को रुकने की इशारा किया, उसने कार दौड़ा दी, मेरे ऊपर गोली चलाई और मैंने गोली चलाई। अब मैंने कहा मुझे डीजीपी साहब ये बता दो कि दरोगा जी सड़क पर खड़े हैं, अपराधी कार में ड्राइविंग सीट पे है, गोली कौन सी खिड़की से घुसी होगी और घूम के कैसे उसके पैर में गई होगी, लगी होगी। चुप, हंसने लगे। तो मैंने तस्वीर तो साफ है कि ये हाथ पकड़ पकड़ के गोली मारी जा रही है। और ये बाबा ने जो मुठभेड़ कांड जो चलाया है, लंगड़ा ऑपरेशन लंगड़ा, उसका परिणाम ये हुआ है कि आज पुलिस अपराधी को थाने में लाते ही पूछती है कि बता गोली खा के जेल जाएगा बिना गोली। 50,000 रुपये मंगा देगा तो बिना गोली भेज देंगे, नहीं तो पैर में गोली मारी जाएगी। तो ये वसूली का जरिया हो गया ये ऑपरेशन लंगड़ा, और ये सच्चाई है। और खुले थाने बिक रहे हैं, थाने के ठेके छुट रहे हैं। ऐसा कुछ इनपुट मिला है आपको या फिर आप अंदाजा लगा रहे हैं? ये तो आपको खोजी पत्रकारिता तो होनी बंद हो गई ना देश में। ये आपको खोज करनी चाहिए। खुले बिक रहे हैं, हर थाने में ठेकेदार है जो वसूली करता है। उस थाने में जितने बिजनेस चल रहे हैं, रेस्टोरेंट, जो 2 नंबर के बिजनेस चल रहे हैं, उनके तो महीने बंदे ही बंदे, वो तो खुद ही जाके दे देते हैं थाने। हाँ, ठीक है। शराब की दुकान हो, ट्रक, ट्रांसपोर्ट वाले, बस वाले। लेकिन इस सरकार में तो ये हो रहा है कि ठेली लगाने वाला भी पैसा देता है और उसे वसूलने वाले हर थाने में ठेकेदार हैं। आइए, कोई ज़्यादा छिपी हुई बात नहीं है। आप किसी थाने में जाके पता करेंगे तो वहीं पता लग जाएगी आपको। और तरीका मैं बता देता हूँ, आप ना कर पाए तो बताएं सर, बताएं, बिल्कुल बताएं। किसी सिपाही से जाके पूछें कि यार हमने दुकान खोली है, भैया थाने का पैसा किसको पहुँचाना होता है, वो उसका नाम बता देगा आपको। फिर आप उसको पीछा करो गुप्त तरीके से, उसकी रिकॉर्डिंग करो और आप देखो वसूलते हुए, आप खुद देख लोगे। मेरे पास तो 1-2 शिकायत हर महीने आ जाती है और मैं जाके फिर थाने में कहता हूँ, और महीने 2 महीने के लिए फिर शांत पड़ जाता है। मैं जाके कहता हूँ भैया क्यों इसे परेशान है, इसका तो काम भी नहीं जमा अभी। सही बात है। एसओ से कहते हैं हम, एसओ सामने जो ड्रामा कराएगा पूरा, कौन गया था, कौन है ये, कौन, भाटी जी आप शिकायत नहीं आएगी। वो महीने 2 महीने बाद फिर कहता जी फिर मांग रहे हैं। भाटी साहब, ये तो ऊपर तक जाता होगा, सब बढ़ता होगा। अब ये तो ऊपर वाले जाना है, लेकिन बिना ऊपर की सहमति के ये कैसे हो जाएगा। बंगाल में बड़ी हलचल चल रही है, चुनाव हैं और छापे पे छापे पड़ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ममता बनर्जी जी की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। अच्छा। उन्होंने मोदी जी के राजनीतिक दांवपेच की काट राजनीतिक दांवपेच से की। मोदी जी एक मैसेज देना चाह रहे थे बस के वो इनके कार्यकर्ताओं को डराना चाह रहे थे, वरना जिस केस में ईडी का छापा पड़ा है वो 2022 का केस है। 2022 के किसी घोटाले का आप अभी चुनाव के समय क्यों छापा डाल रहे हैं? और ये एक पैटर्न है, ये आप जिस स्टेट में चुनाव होते हैं वहीं ईडी के छापे पड़ते हैं और विपक्ष के नेताओं पे ही पड़ते हैं। ये पैटर्न है। अब कहें कि जी ये इन पार्टियों पर नहीं पड़ते जो इनकी सहयोगी पार्टियां हैं। जेडीयू कुछ दिन के लिए आरजेडी के साथ आ गए थे बिहार में, तो जेडीयू के भी 2 नेताओं पे ईडी का छापा पड़ गया था। और जैसे इन्होंने पाला बदला वो फाइल बंद हो गई। अब किसी को पता नहीं है उस फाइल में क्या हुआ। हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ बीजेपी जुलूस निकाल रही थी वहाँ असम जी, बिल्कुल, कि इन्हें जेल भेजा जाए, और लिस्ट बता रही थी बाकायदा इतने इतने के घोटाले हैं। वो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र से भी काफ़ी उदाहरण है। अजीत पवार के लिए खुद मोदी जी कह के आए थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया, और अजीत पवार चक्की पी सिंह। बिल्कुल, आज वो अजीत पवार उप मुख्यमंत्री है उनके साथ। तो ये तो पैटर्न है। पश्चिम बंगाल में केवल राजनीतिक उद्देश्य के लिए ईडी का यूज किया गया, बल्कि यूज भी नहीं कहेंगे, मिस यूज किया गया। संभल के रहिएगा, 27 में चुनाव है। नहीं, हमें तो संभलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जैसे फक्कड़ आदमी का ईडी क्या बिगाड़ेगी। नहीं, पार्टी में आपके कई नेता हैं, लखनऊ में हो सकता है ईडी का छापा आया था एक छापा। अच्छा, जब कहते हैं नहीं, जब भले लोगों को पर कुछ वो भी तो होता है नहीं, महात्म जो होता है, पवित्रता। एक हमारे पार्टी के समर्थक किसी व्यक्ति की पहचान की गई
और वो इनकम टैक्स ने डाला था। इनकम टैक्स को दिशा निर्देश दिए गए कि फला आदमी को चेक करो जाके। अब उसी नाम के दूसरे सेठ के घर पर छापा पड़ गया, वो बीजेपी का आदमी था। तो बाद में इन्हें सुलटाना मुश्किल हो गया। और यूपी और दिल्ली में ठन गई उस बात पे। यूपी और दिल्ली में ठन गई आपस में। वो मुख्यमंत्री का समर्थक था। मुख्यमंत्री कह रहे हैं गृह मंत्री जानबूझ के मेरे लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैं आपसे यही पूछने वाला था कि क्या दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई अखिलेश जी बड़ा जिक्र करते वो हैं? तो सड़कों पे है, वो तो जो इनका जो नहीं रायता बिखरा पड़ा है। अब तो ना समझ जो जिन्हें कम जानकारी रहती है वो भी महसूस कर रहे हैं। पत्रकार तो बहुत जानकारी रखने वाले होते हैं, आपको तो जानकारी होगी। खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है और बीजेपी को हराने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत अब की बार नहीं पड़ेगी। बीजेपी को बीजेपी हराएगी। केशव जी हालांकि हम करेंगे पूरी मेहनत, कम ताकत कम नहीं लगाएंगे। केशव जी ने भी बड़ा बयान दिया कि समाजवादी पार्टी के काफ़ी लोग हमारे संपर्क में हैं और केशव जी के बारे में भी बड़ी चर्चा होती है कि भाई वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। नहीं तो हमारे अध्यक्ष जी ने उसका जवाब तो दिया, आपने उनका ट्वीट शायद पढ़ा नहीं जी। जब उन्होंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी के विधायक हमारे संपर्क में हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया कि बीजेपी भी आपके संपर्क में है या नहीं, बीजेपी से संपर्क बनाए रखो। बड़ा चुटकी लेते हैं वो केशव जी से, मैंने देखा है। केशव को हमने हराया भाई विधानसभा में। सिराथू आपने हराया पार्टी है, ने हराया, लेकिन जिन्होंने हराया वही आपके साथ नहीं रहे। ना साथ हैं। अच्छा, साथ है। और कोई एक आध इधर उधर हो जाए राजनीति में तो कोई ज़्यादा चिंता की बात है। मैंने कहा जैसे शुरू में कहा कि स्वाभाविक है। वैसे तो वो बीच में थोड़े से बीच में उनके बयान आए थे, अब तो वो सही पार्टी के पक्ष में बोल रही हैं। अच्छा, हाँ, ऑल इज वेल। हाँ। ब्राह्मणों को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है उत्तर प्रदेश में, इसमें क्या टेक है आपका? बीच में विधायकों की बैठक हो गई तो उसमें चर्चा होने लगी कुछ। ब्राह्मण समाज के मेरे कई मित्र हैं, प्रबुद्ध पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये कहते हैं, उनका कथन बता रहा हूँ मैं जी, कि इतना अपमान तो ब्राह्मण समाज का सपा और बसपा के शासन में भी नहीं हुआ जितना बीजेपी के शासन में हुआ। और इतने हक तो हमारे तब भी नहीं मारे गए। तो ब्राह्मण समाज अपने आप को उपेक्षित और अपमानित महसूस कर रहा है। इसलिए ब्राह्मण बहुत नाराज हैं। और इसका कारण ये भी है कि देखिए, कुछ भी एक आम धारणा तो रहती ही है कि भाई ब्राह्मण शिक्षा में आगे हैं। उसके ऐतिहासिक सामाजिक कारण भी हैं जी। और जब कॉलेजों की भर्ती आती है, टीचर्स की, प्रोफेसर्स की भर्ती होती है या IAS IPS के रिजल्ट आते हैं, तो उसमें ज़्यादा ब्राह्मण आते हैं तो किसी को ज़्यादा अखरता नहीं है कि यार ये तो पढ़ने लिखने वाले शुरू से ही रहे हैं। ठीक है ना। अब जब से योगी जी बने हैं तो ये हालत ये हो रही है कि उत्तर प्रदेश की जिस भी यूनिवर्सिटी में भर्ती हुई है, ब्राह्मणों से ज़्यादा मुख्यमंत्री की जाति के लोग आए। तो ये ब्राह्मणों को बहुत अखर रही है ये बात। यार एक क्षेत्र में तो हमारा दबदबा था वो भी छीन लिया। और एक दो ऐसा नहीं कि थोड़े बहुत फेरबदल। अभी जैसे उसमें हुई जो इसकी ये थी यूनिवर्सिटी झांसी के पास, कौन सी यूनिवर्सिटी है वो, उसमें 15 असिस्टेंट प्रोफेसर लिए गए जी। पहली बात तो जिनमें जब 12 जनरल कास्ट के लिए गए, नहीं लिए जाने चाहिए थे। 27% अगर OBC को दें तो और 15-21% उन्हें SC को दें तो 12 नहीं बनते। 12 में 8 राजपूत 4 ब्राह्मण। तो इस बात से उन्हें दिक्कत हो रही है। अच्छा। तो आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वर्सेस ठाकुरवाद चल रहा है? नहीं, हम थोड़े कह रहे हैं, ये तो ब्राह्मण विधायक कह रहे हैं। अच्छा। और ये तो सोशल मीडिया पर आप देखो ब्राह्मण क्या क्या टिप्पणी करते हैं। एक आरोप और लगता है समाजवादी पार्टी पर, जब उनकी बांदा की बात कर रहा था। अच्छा, बांदा कृषि विश्वविद्यालय है, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अच्छा, उसमें ये भर्ती हुई थी, वहाँ पे हुआ है। हाँ। नहीं, मैं ये कह रहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है तो लोग कहते हैं कि यादवों को आगे बढ़ाया जाता है। वो बीजेपी का आरोप है, लेकिन वो सिद्ध नहीं हुआ। 86 में से 56 जो कहा था योगी जी ने विधानसभा के अंदर, हालांकि वो 56 में 86 कह गए थे। हाँ। वो तो खैर चलो, चलिए, स्लिप ऑफ टंग था। हाँ। सूची मांगते रहे, हम आज तक दी नहीं है। हमने तो सूची दे दी। 35 DM मुख्यमंत्री की जाति के हैं। तो जब हमारी सरकार थी, इन्होंने ये आरोप लगाया था कि सब जगह सारे DM SSP यादव भर दिए हैं। बिल्कुल।
प्रोफेसर साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि उत्तर प्रदेश में 9 डीएम और 10 एसपी यादव हैं। तो इस तरह ये हमें आंकड़ा दें, बताएं। ये आरएसएस फर्जी बातें फैलाने में बहुत माहिर है। एक उसका घटना का मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ जी। 2016 में जो यश भारती दिए गए थे, क्योंकि संतोष आनंद जी जो गीतकार हैं जी, हमारे पड़ोसी हैं, तो उनका नाम भी था उसमें। तो वो मुझसे कहने लगे कि आप मेरे साथ चलना। तो मैं उस कार्यक्रम में था, लोक भवन में कार्यक्रम हुआ था, 71 लोगों को दिए गए थे। अच्छा। तो उसमें लगभग 10 या 12 तो ब्राह्मण थे, ठीक है, और 4 तो हमारी जाति के लोग भी थे, गुर्जर भी थे। अच्छा। एक तो ये क्रिकेट खिलाड़ी है भुवनेश्वर कुमार, उससे मिला था। एक वरुण भाटिया, वो ओलंपिक में जीत का आया था वो, जी। तो पैरा ओलंपिक, उसे मिला था। और एक राजू पहलवान कोच हैं कुश्ती के, और लगभग 6-7 या ज़्यादा मुसलमान थे। ठीक है, मतलब कुल मिला के है कि हर समाज के लोग थे। अब 3-4 दिन बाद मैं क्या देखता हूँ सोशल मीडिया पे एक सूची चल रही है कि समाजवादी सरकार ने यश भारती पुरस्कार बांटे, 71 में से 65 यादवों को दिया, और 65 नाम चल रहे हैं बाकायदा, बिट्टू यादव, पप्पू यादव, सुनील यादव, सुखबीर यादव, फर्जी। हाँ। तो इस तरह फैलाते हैं ये। अब बहुत लोग तो जिन्हें जानकारी नहीं थी वो सोच रहे होंगे सच ही है यार, नाम दे रखे हैं बाकायदा। हाँ, हाँ। तो ये इस तरह के झूठ फैलाने में ये माहिर हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। ये आरोप, यद्यपि मैं ये मानता हूँ कि ये देश देखो जातियों का देश है जी, और जो कुर्सी पे बैठा होता है थोड़ा बहुत भेदभाव करता है, बट किसी को क्लीन चिट नहीं देता। लेकिन ऐसी धांधली नहीं है जैसे ये आरोप लगाते हैं कि जी यादव। अब हमसे कहते हैं कई बार, हमारी सरकार में एक भर्ती हुई थी यूपी पुलिस की, जिसमें 42,000 सिपाही भर्ती हुए थे। ठीक है। तो मुझसे कई बार लोग कहने लगते हैं कि अब क्योंकि उसमें मुझे जानकारी है इसलिए मैं उसका जवाब दे पाता हूँ। जी। हमारे ज़िले के 800 लड़के भर्ती हुए थे। ठीक है। गौतम बुद्ध नगर के। गौतम बुद्ध नगर शायद सबसे छोटा ज़िला होगा बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का। बिल्कुल। ठीक है नहीं? तो आप लगाओ 75 ज़िले में 42,000 में से कितने हिस्से में आए? 500 भी नहीं आते, नहीं आएंगे, 400 के करीब आते हैं। हमारे ज़िले के 800 भर्ती हुए। एक गांव तो कचेड़ा हमारे हैं, उसके 16 लड़के थे एक ही गांव के, और 3 गांव ऐसे जिनके 5-5 लड़के थे, चिठैरा, कैमराला, अस्तौली। तो बाद में कहीं बैठे हैं, और भर्ती क्या सारे इटावा के भर्ती है, सारे यादव भर्ती है। यार किस आधार पर कह रहे हो आप? इटा के तो 800 भी नहीं हुए, 800 हमारे ज़िले के भर्ती हुए हैं। तो इस तरह झूठ चलाते हैं फर्जी। एक दरोगाओं की भर्ती हुई थी, उसमें 22 लड़के हमारे दादरी के ही 22 लड़के हैं, दादरी के जो सब इंस्पेक्टर बने। ठीक है। एक दिन मैं उसमें चला गया शेरगढ़ थाने में, मथुरा। मैं जा रहा था मथुरा, मुझे पता था कि एक लड़का मेरे संपर्क में रहता था कि वो वहाँ पोस्टिंग है उसकी। तो मैंने कहा उससे मिलता चलूँ। तो 8 लड़के उसी भर्ती के उसी थाने में तैनात थे, दादरी के ही। बताइए। कह रहा जी हम 8 हैं, 8 की यहीं पोस्टिंग है जी, और कह रहे सारे हम उसी भर्ती के हैं। तो ये फर्जी बातें ज़्यादा चलाते हैं, उसमें सच्चाई कम होती है। आप टीवी डिबेट करते हैं और आपकी जो डिबेट होती है वो बड़ी चर्चाओं में रहती है और लोग बड़ा इंटरेस्ट लेके सुनते हैं, मज़े करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी और आपकी जुगलबंदी बहुत चलती है। लोग कहते हैं कि भाई दोनों तरफ से ज्ञान बरस रहा है, तो बड़ा पसंद करते हैं। कभी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात होती है, कैमरे के पीछे भी बात खूब होती है। हमारे उनके आपस में बहुत अच्छा तालमेल है, और मैं सुधांशु त्रिवेदी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। पढ़े लिखे आदमी हैं, अच्छे शिक्षित आदमी हैं, और वो भी मेरा उतना ही सम्मान करते हैं। अच्छा। तो जब डिबेट से पहले या डिबेट के बाद बैठ कर खूब चाय पीते हैं, साथ में बात भी करते हैं। हालांकि मैंने उनसे भी कहा, मैं उनके पीछे नहीं कह रहा ये बात, मैंने एक दिन उनसे भी कही जी। मैंने कहा सुधांशु जी आपको ज्ञान बहुत है, आपने अध्ययन बहुत किया है, लेकिन मैंने कहा आप झूठ भी बहुत बोलते हो। आपने बोल दिया ऐसा उनसे? नहीं, वो बोलते भी हैं। अच्छा। वो क्या है उनका तरीका, क्या है मैं आपको स्टाइल बताऊँ जी। सामने वाले को एकदम पस्त कर देते हैं वो ऐसे ही कहीं से उठा लेंगे कि कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल में पेज नंबर 471 पे ये लिखा है फला सेंटेंस में। वो सब फर्जी होता है। एक और स्टाइल है उनकी, मैंने उनसे भी कही, वो हंसे बहुत।
मैंने कहा एक स्टाइल ये है कि जैसे हम बात कर रहे हैं किसी मर्डर पे, मैंने कहा जिस पिस्टल से मर्डर हुआ वो चेकोस्लोवाकिया से आई थी, तो आप ये नहीं कहेंगे कि सबूत दो या ये दो, चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बताओ, चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बताओ। ये इस तरह आदमी को पजल करते हैं। अभी मैं परसों की बता रहा हूँ, वो अभी वीडियो चल रही है उस पर सोशल मीडिया पे जी। TV9 पे हमारे वो थे और बड़ी शांत डिबेट थी, खूब टाइम दिया उन्होंने, बहुत उस पर सोमनाथ। अच्छा, तो उसमें जिक्र आया तो सुधांशु जी ने वही अपने स्टाइल में, एंकर ने जिक्र किया था बाबा साहब का। मैंने कहा कि जो राष्ट्र धर्म के रास्ते पे चले हैं वो बर्बाद है जी। तो एंकर ने तुरंत कहा कि नहीं, ये तो बाबा साहब ने भी कहा था कि धर्म के रास्ते पे जाएंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। तो एकदम सुधांशु जी क्या कहते हैं कि बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में पेज नंबर 234 पे ये लिखा है। अब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट मुझे लगता है उन्होंने हाथ में लेकर नहीं देखी, वो इतनी सी किताब है, मुश्किल से 45 या 50 पेज की, वो बता रहे हैं पेज नंबर 234, क्योंकि वो बाबा साहब का एक भाषण था जो उन्होंने एक सभा में देने के लिए तैयार किया था। वो सभा हुई नहीं, वो कैंसिल हो गई, तो उन्होंने उसे छपवा दिया। तो और उसमें उन्होंने हिंदू धर्म शास्त्रों की आलोचना की है। सुधांशु जी कह रहे थे कि पेज नंबर 234 पे ये लिखा है कि जो ये समता, समानता और स्वतंत्रता की जो सोच आई है ये उपनिषदों से आई है। जबकि बाबा साहब ये उसमें साफ लिख रहे हैं कि अगर जाति खत्म करनी है, जाति का समूल नाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो हमें हिंदू धर्म शास्त्रों का बहिष्कार करना पड़ेगा। ये धर्म शास्त्र जाति को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह वो थोड़ा सा कर देते हैं। तो जब आपने कहा कि झूठ बोले तो क्या बोले फिर? हंस रहे होंगे। ऐसे ही हंसो उसका ही चल जाता है, लेकिन उन्हें एक तो कविताएं बहुत याद है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर सामने हल्का प्रवक्ता हो दूसरी पार्टी का तो खा जाएंगे इस तरह से बोल के करते हैं। वो ऐसा भय उत्पन्न कर देते हैं, सामने वाला बोल नहीं पाता कि यार पेज नंबर बता रहे हैं, किताब का नाम बता रहे हैं। तो सही बात है। अब हम लोग आखिरी पड़ाव पर हैं और हल्के फुल्के अंदाज में बात हो रही है, तो उसी से ख़त्म करते हैं। कोई एंकर पसंद आया आपको कि हाँ यार इसमें बात है, ज्ञान है, या फिर सब में ज्ञान है? एंकर 4-5 तो ऐसे हैं कि ऐसे लोगों को कूड़े की तरह उठा के डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। वो एंकरिंग लायक है ही नहीं। उन्हें ना तो कोई समझ है, ना पत्रकारिता की तमीज़ है, ना उनका कोई अध्ययन है, और वो बहुत ज़्यादा उकसावे वाली पत्रकारिता करते हैं। बाकी तो सब ठीक ही हैं। वो थोड़ा अलग बात है कि भाई किसी पार्टी का पक्ष थोड़ा बहुत लेते हैं। 4-5 से ज़्यादा मुझे तो दिक्कत रहती है। नाम तो मैं किसी का लूँगा नहीं, अच्छा भी नहीं लगता। नहीं, लेना भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन ज़्यादातर तो ठीक ही हैं, कोई ख़राब नहीं है उनमें। जैसे 4-5 ये ज़्यादा ख़राब लगते हैं, तो 4-5 ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनसे बीजेपी वाले नाराज रहते हैं। हाँ। जो हमें अच्छे लगते हैं। एक इंटरव्यू में आपका सुन रहा था, उसमें आपने बोला कि हम तो 5-5 लोगों से लड़ते हैं, उसमें एक एंकर भी। हाँ। देखो ये करते क्या, एक बीजेपी का प्रवक्ता होगा, एक होगा फिर संघ समर्थक, संघ मतलब क्या कहेंगे, संघ प्रचारक कह लो, या वो विशेषज्ञ। एक बैठाएंगे वरिष्ठ पत्रकार, वो भी बीजेपी का ही होता है, और एक एंकर होता है। एक और चाहे तो समीक्षक करके बैठा लेते हैं, राजनीतिक समीक्षक, या एक धर्मगुरु बैठा लेते हैं। और आजकल तो वो गोल टोपी वाले और दाढ़ी वाले मियाँ लाते हैं, वो भी बीजेपी समर्थक ही होते हैं, कहाँ से ढूंढ के लाते हैं पता नहीं। ठीक, तो इसलिए 5 लोग हो जाते हैं। वो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा आपके। और बीजेपी का प्रवक्ता कम बोलेगा, कम बदतमीजी करेगा, वो ज़्यादा करते हैं। अच्छा, वो उसकी आड़ में बैठे रहते हैं कि जी ये तो पत्रकार हैं, तो वो इसका लाभ भी उठाते हैं। इसका हल कुछ नहीं है। कल एक मुझे पत्रकार मिल गए, वहाँ लेखक भी हैं, वो पत्रकार भी हैं। पुस्तक मेले में मैं गया हुआ था कल जी, प्रगति मैदान जी। तो भारत मंडपम हो गया। कहने लगे मेरी किताब आई है, मैं आपको किताब भेंट करना चाहता हूँ, प्रभात प्रकाशन से आई है, RSS के 100 वर्ष पे। अब पता नहीं आप पढ़ना चाहेंगे कि नहीं। मैंने कहा सबसे पहले मैं उसे ही पढ़ूंगा, क्योंकि मित्र की जानकारी बेशक कम रखे आदमी, शत्रु की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं बड़े शौक के साथ पढ़ूंगा, मुझे तो, और मेरी आदत भी है। मैंने RSS की मेरे पास कई किताब रखी हैं, बंच ऑफ थॉट्स भी रखी है गोलवलकर की, अच्छा, सावरकर की हिंदुत्व भी रखी है। अरे वाह, मैंने सारी पढ़ी, उन्हें मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ समझने के लिए। ठीक बात है, तो सही है। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके,
बस एक आखिर में सवाल ये है कि 27 के चुनाव में मतलब कांटे की टक्कर है या एक तरफा मामला है, आपको क्या लग रहा है? एक तरफा ही रहेगा समाजवादी पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी बहुत नीचे जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति होनी है। कोई क्षेत्र बचा नहीं है जिसमें इन्होंने अपयश न कमाया हो। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इनसे नाराज ना हो। इन्होंने अल्पसंख्यक को तो सीधे निशाने पर रखा है। बिना कोर्ट के आदेश के, बिना न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए उनके घर गिरा देते हैं, उनके दुकानें गिरा देते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं। इन्होंने दलितों को भी पूरे निशाने पर रखा। दलित उत्पीड़न में और महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। पिछड़ों की नौकरियां इन्होंने खाई हैं सारी भर्तियों में। अब शिक्षक भर्ती का सुप्रीम कोर्ट तक केस चल रहा है। अभी पीछे राजस्व लेखपाल की जगह निकली तो उसमें 717 सीट कम कर दी ओबीसी की। फिर अखिलेश जी ने आवाज़ उठाई तो इन्हें बढ़ानी पड़ी। ठीक है, नौजवान इनसे नाराज है, नौकरी पेशा लोग इनसे नाराज हैं। पेंशन समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र में कह रखा है कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे जी। और यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन के लोग भी इनसे नाराज हैं। पुलिस भी जो नहीं, जैसे अगर आप अच्छे पत्रकार हैं तो पत्रकारिता की छवि खराब होते देख के आपको दर्द होगा, आपको बुरा लगे। ऐसे जो अच्छे पुलिस वाले हैं उन्हें ये खराब लग रहा है कि आज इन्होंने पुलिस की छवि खराब कर दी। पुलिस को लोग गाली देने लगे हैं, पुलिस को ये दुरुपयोग कर रहे हैं अपने राजनीतिक हित के लिए। तो इनसे पुलिस भी नाराज है, प्रशासन भी नाराज है, इनसे सब नाराज है। तो इस बार और समाजवादी पार्टी की तैयारी बहुत तगड़ी है। समाजवादी पार्टी की इतनी बड़ी तैयारी है कि बूथ कमेटियाँ बन चुकी हैं। अब इसमें देखा आपने SIR में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत शानदार काम किया। हमने अपने सबके फार्म भरवा दिए सारे। अब योगी जी चिल्ला रहे हैं हमारी वोट कट गई, हमारी वोट कट गई, तो बीजेपी के लोगों ने काम ही नहीं किया। तो तैयारी हमारी अच्छी है और हालत उनकी ख़राब है। रिजल्ट बहुत शानदार रहेगा। समाजवादी पार्टी 350 के आसपास सीटें जीत कर 350 के आसपास जीत गई। ठीक है बड़े साहब, बहुत शुक्रिया। और मार्च में जो आप शुरुआत करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल से पूरे उत्तर प्रदेश में यहीं से शुरुआत हो रही है, पश्चिम से। हम कोशिश करेंगे कि हम आएँ और उसको जब अखिलेश जी यहाँ आएंगे तो उसको कवर करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ग्राउंड पर क्या तस्वीर देख रही है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।